नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। रीवायरिंग योर माइंडसेट 10 ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट्स। हमारे पास इसके कुछ अहम हिस्से और उनका विश्लेषण है। और जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद है हमारी सोच के वो पुराने पैटर्न्स तोड़ना। हाँ, जो हमें पीछे खींचते हैं। बिल्कुल। और साथ ही अपनी भावनाओं को बेहतर समझना और ऐसी आदतें बनाना जो टिकें, मतलब लंबे समय तक विकास में मदद करें। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि सिर्फ आदतों की लिस्ट देख लेना काफी नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें असल में काम कैसे करती हैं। क्या ये सच में, जैसा किताब दावा करती है, हमारी सोच को रीवायर कर सकती हैं? हाँ, एक तरह से बदल सकती हैं। हाँ, और देखेंगे कि ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी व्यावहारिक, और शायद किन लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं पहली आदत से। स्रोत बताते हैं कि किताब का स्टाइल काफी सीधा है, सरल है। हर आदत को छोटे छोटे करने लायक कदमों में बांटा गया है। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। तो पहली आदत है रोज कृतज्ञता का अभ्यास करना, मतलब आभार जताना। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर इसका मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना कि वो अच्छी चीजों पर फोकस करें। हाँ, न कि सिर्फ उन पर जो गलत हो रहा है। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, है ना? जैसा आपने कहा, स्रोत बताते हैं कि रिसर्च है इसके पीछे। कृतज्ञता का अभ्यास असल में खुशी और रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से जूझने की ताकत बढ़ाता है। और किताब तरीके भी बताती है, जैसे जर्नलिंग। हाँ, किताब सुझाव देती है, जैसे रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या सुबह उठते ही मन में किसी एक चीज के लिए धन्यवाद देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकती हैं। ये दिलचस्प है कि एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज का इतना असर हो सकता है। अच्छा, दूसरी आदत पर आते हैं, नकारात्मक विचारों को नया रूप देना। यहां एक शब्द आता है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, क्या है ये? हाँ, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग असल में ये अपने नजरिए को बदलने का एक तरीका है, बहुत शक्तिशाली तरीका। मान लीजिए कोई चैलेंज आया, कोई मुश्किल, तो पहला रिएक्शन अक्सर होता है, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, होता है। रीफ्रेमिंग का मतलब है आप रुकें और सोचें, अच्छा इसमें सीखने का क्या मौका है, या इसे प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक पहेली की तरह कैसे देख सकती हूँ जिसे सुलझाना है। किताब कहती है कि ये अपनी अंदर की आवाज जो हम खुद से बात करते हैं ना, हाँ, सेल्फ टॉक। बिल्कुल, उसके प्रति जागरूक होना और फिर जानबूझकर उसे बदलना ज्यादा मजबूत पॉजिटिव सोच से। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अच्छा, मतलब अपनी ही सोच पर सवाल उठाना और उसे एक पॉजिटिव दिशा देना। ये हाँ। थोड़ा थोड़ा तीसरी आदत जैसा लगता है, विकास की मानसिकता विकसित करना, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। ये नाम मैंने सुना है पहले, कैरल ड्वेक। बिल्कुल सही। ये कैरल ड्वेक के बहुत फेमस रिसर्च पर आधारित है, फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। मूल विचार ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी इंटेलिजेंस वो बस उतनी ही है, बदल नहीं सकती। पत्थर की लकीर। हाँ, और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत से, सीखने से, कोशिश करने से क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। किताब इसी पर जोर देती है कि फेलियर को अपनी काबिलियत का अंत न समझें, वो सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। लक्ष्य है उस आवाज को बदलना जो कहती है मैं ये नहीं कर सकता, उसे ये कहना सिखाना कि मैं इसे अभी नहीं कर सकता पर सीख सकती हूँ। और किताब तरीके भी बताती होगी इसके लिए। हाँ, स्रोत बताते हैं कि छोटे कदम सुझाए गए हैं, जैसे अपनी भाषा पर ध्यान देना, फेलियर की जगह सीख शब्द इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये पहली 3 आदतें ज्यादातर अंदरूनी सोच, हमारे नजरिए पर फोकस करती हैं। हाँ, चौथी आदत है माइंडफुलनेस और उपस्थिति, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। ये शब्द तो आजकल हर जगह है। किताब इसे कैसे देखती है? किताब माइंडफुलनेस को देखती है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की क्षमता, बिना जज किए। और ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे कुछ पल रुककर गहरी सांस लेना, या खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान देना, या चलते हुए अपने कदमों पर, आसपास की आवाजों पर गौर करना। स्रोत बताते हैं कि किताब का तर्क ये है कि ये अभ्यास हमें अपने ऑटो पायलट रिएक्शन से बाहर निकालते हैं, मतलब जो हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं। बिल्कुल, उनसे एक कदम पीछे हटने में मदद करते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है, और हम अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। सही है, रोज की भागदौड़ में एक ठहराव जैसा। अच्छा, 5वीं आदत थोड़ी अलग है, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस।
विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस, इसको लेकर लोग थोड़े डाउट में रहते हैं अक्सर। स्रोत क्या कहते हैं? किताब इसे कैसे पेश करती है? हाँ, ये बात सही है। स्रोत भी कहते हैं कि शायद ये कुछ लोगों को कम साइंटिफिक लगे, लेकिन किताब इसे देखती है एक टूल की तरह, अपने सबकॉन्शियस मन को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करने का, एक सीध मिलाने का एक तरीका। विजुअलाइजेशन मतलब मानसिक रूप से कल्पना करना कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, वो सफलता कैसी दिखेगी, महसूस होगी। और अफर्मेशन यानी पॉजिटिव बातें दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं चुनौतियों का सामना कर सकती हूँ। हाँ। किताब ये नहीं कहती कि ये कोई जादू है, अच्छा। बल्कि ये कि ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सेल्फ डाउट कम करता है और हमें लक्ष्यों पर फोकस रखने में मदद कर सकता है। एक तरह की मेंटल रिहर्सल। ठीक है, मन को तैयार करने का तरीका। अब छठी आदत, ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है। असुविधा और चुनौतियों को गले लगाना, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड चैलेंजेस। आराम किसे पसंद नहीं? ये आदत तो उल्टा कह रही है। क्यों? क्योंकि जैसा किताब कहती है और स्रोत भी इस पर जोर देते हैं, हमारा असली विकास अक्सर हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। जब हम सिर्फ वही करते हैं जो आसान है, जो हम जानते हैं, तो हम सीखते नहीं, बढ़ते नहीं। ये आदत डराती नहीं बल्कि हौसला देती है कि रोज जानबूझकर छोटे छोटे ऐसे काम करें जो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कराएं। जैसे शायद कोई नई स्किल सीखना शुरू करना या किसी ऐसी सोशल सिचुएशन में जाना जहां थोड़ी झिझक होती हो। धीरे धीरे अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा पुश करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता है। ये बात समझ आती है। जैसे मसल बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रेन जरूरी है। बिल्कुल। सातवीं आदत बाहर की दुनिया पर है। अपने आप को सकारात्मकता से घेरना, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, हम जो जानकारी लेते हैं, किताबें, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब हमारी सोच और भावनाओं पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, ये तो है। तो किताब एक तरह का पॉजिटिव ऑडिट करने को कहती है। ऑडिट मतलब ये देखना कि कौन से लोग, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें एनर्जी देती है, इंस्पायर करती है, और कौन सी हमें नीचे खींचती है, नेगेटिव महसूस कराती है। फिर जानबूझकर ज्यादा समय और ध्यान उन चीजों पर लगाना जो पॉजिटिव असर डालती हैं और नेगेटिव असर को कम करना। ये तो अपने मेंटल और इमोशनल डाइट का ध्यान रखने जैसा हुआ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कहा। ये जरूरी बात है, पर हम शायद कम ध्यान देते हैं इस पर। आठवीं आदत फिर से एक्शन पर आती है। छोटी आदतों के माध्यम से निरंतरता बनाना, बिल्ड कंसिस्टेंसी थ्रू स्मॉल हैबिट्स। ये सुनते ही मुझे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स याद आ गई। स्रोत भी शायद इसका जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उसी सिद्धांत पर आधारित है कि बड़े बदलाव के लिए जरूरी नहीं कि बड़े ड्रामेटिक कदम उठाए जाएं। किताब जोर देती है कि रोज के छोटे लगातार सुधार वो मिलकर समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करना या रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना। ये छोटी माइक्रो हैबिट्स है ना, इन्हें बनाए रखना आसान होता है। इससे कंसिस्टेंसी बनती है और आप बड़े लक्ष्यों से घबराते नहीं, धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। ये कंसिस्टेंसी वाली बात बहुत जरूरी लगती है। अच्छा, 9वीं आदत है आत्मचिंतन और जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग। क्या ये बस डायरी लिखने जैसा है? उससे थोड़ा ज्यादा। किताब इसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने और सीखने का एक बहुत पावरफुल टूल मानती है। इसमें नियमित रूप से, शायद रोज रात को या हफ्ते में एक बार, रुककर अपने दिन या हफ्ते के बारे में सोचना शामिल है। क्या अच्छा हुआ, क्या मुश्किल था, मैंने क्या सीखा। अपनी भावनाओं, अपने विचारों को लिखना उन्हें एक स्पष्टता देता है। स्रोत बताते हैं कि किताब जर्नलिंग को सिर्फ घटनाएं लिखने की जगह अपने पैटर्न्स, अपने ट्रिगर्स, अपनी प्रोग्रेस को समझने का एक तरीका बताती है। खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत। हाँ बिल्कुल। और आखिर में 10वीं आदत, आत्मकरुणा और धैर्य का अभ्यास करना, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एंड पेशेंस। ये क्यों जरूरी है, खासकर जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये सफर, ये पर्सनल ग्रोथ का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते हैं। बिल्कुल, गलतियां होती हैं, कभी लगता है प्रोग्रेस बहुत धीमी है। ऐसे में खुद पर सख्त होना या हार मान लेना आसान होता है। आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा हम किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। अच्छा। समझदारी से, दया से, हौसला देते हुए।
किताब सिखाती है कि फेलियर को सीखने का हिस्सा मानना, खुद को माफ करना जरूरी है और धैर्य रखना, क्योंकि परमानेंट बदलाव में समय लगता है। ये आदत हमें बर्नआउट से बचाती है और लंबी रेस में टिके रहने में मदद करती है। तो ये हैं वो 10 आदतें। सुनने में तो ये सब आपस में जुड़ी भी सी लगती हैं, एक पूरी तस्वीर बनाती हैं हमारी सोच, भावनाएं, एक्शन, माहौल। हाँ बिल्कुल। अब अगर किताब की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ्स पर बात करें तो स्रोत क्या कहते हैं? सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना, एक्शन ओरिएंटेड होना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, हर आदत के साथ ठोस करने लायक अभ्यास देती है। तो पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ता नहीं, उसे तुरंत कुछ करने को मिलता है। हाँ, ये जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे हमने पहले कहा, भाषा बहुत सरल है, कोई भारी भरकम साइकोलॉजिकल शब्द नहीं। तो जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट में नए हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। और ये भी लगता है कि कई आदतें जैसे कृतज्ञता, ग्रोथ माइंडसेट, माइंडफुलनेस, जी ये सब रिसर्च बेस्ड हैं। हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। सही। इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे वैज्ञानिक आधार है, जिससे किताब की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेती है, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल, यहाँ तक के बाहरी माहौल के पहलू भी शामिल करती है। सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करती, कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी या एकदम नया न लगे। इसे कह सकते हैं कि ये उन स्थापित विचारों का एक अच्छा एक्सेसिबल कलेक्शन है। ओरिजिनलिटी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर जोर है। हाँ, ये हो सकता है। और एक बात और जो स्रोत उठाते हैं वो ये कि किताब रीवायरिंग के पीछे की न्यूरोसाइंस में, मतलब दिमाग कैसे बदलता है, उसमें बहुत गहराई तक नहीं जाती। सलाह थोड़ी जनरल सी लगती है। सही कहा। ये क्या करें पर ज्यादा फोकस करती है, बजाय इसके कि ये दिमागी लेवल पर कैसे काम करता है इसकी गहरी व्याख्या करें। इससे किताब सरल और सुलभ बनती है, लेकिन जो पाठक ज्यादा साइंटिफिक गहराई चाहते हैं उन्हें शायद थोड़ी कमी लगे। और सलाह जनरल होने का मतलब है कि हर किसी को अपने लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ढालना पड़ सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें तो ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे अच्छी है? स्रोतों के मुताबिक ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जो पर्सनल ग्रोथ की जर्नी शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो महसूस करते हैं कि वो नेगेटिव सोच के चक्कर में फंस गए हैं या थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी दिशा चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और खासकर उन पाठकों के लिए जो बड़े भारी भरकम बदलावों से थोड़ा घबराते हैं और छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाना पसंद करते हैं, जिन्हें वो आसानी से अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकें। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि रीवायरिंग योर माइंडसेट एक सीधी, सरल और बहुत प्रैक्टिकल गाइड है उन लोगों के लिए जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं और जिंदगी में टिकाऊ, पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। बिल्कुल। भले ही ये उन लोगों के लिए कुछ नया ना लाए जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, पर इसकी असली ताकत इसकी सादगी, इसके स्पष्ट स्ट्रक्चर और एक्शन पर जोर देने में है। स्रोत यही कहते हैं कि अगर इन आदतों को ईमानदारी से और लगातार अपनाया जाए, हाँ, निरंतरता, बिल्कुल, तो ये वाकई सोच को बदलने में, हमें ज्यादा रेजिलिएंट बनाने में, फोकस सुधारने में और जीवन में ज्यादा संतुष्टि लाने में मदद कर सकती हैं। इसी आधार पर स्रोतों ने इसे 5 में से 4 स्टार की उपयोगी रेटिंग दी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ सार यही है कि मानसिकता बदलना कोई एक रात का जादू नहीं है, नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी लगातार की जाने वाली क्रियाओं का नतीजा है। और ये किताब उन क्रियाओं को शुरू करने के लिए एक तरह का टूल किट, एक रोड मैप देती है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम, वो ये कि इन 10 आदतों को जानना, जैसा हमने अभी बात की, और इन्हें सच में अपने जीवन में रोज बरोज लगातार उतारना, इन दोनों के बीच का फासला क्या है? स्रोत बताते हैं कि किताब एक्शन पर जोर देती है, पर शायद असली चुनौती ज्ञान पाने में उतनी नहीं है जितनी उसे अमल में लाने में। बिल्कुल, उस निरंतरता में, खासकर तब जब वो शुरुआती जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। क्या असली रीवायरिंग इसी मुश्किल लेकिन जरूरी सफर में छिपी है? सोचने वाली बात है।